नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स यानी उनका वेट, कितना मास इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसका पता लगाया जाएगा। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब अगर एग्जैक्ट मास पता है उस एलिमेंट का, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करके 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो मास परसेंट आ जाएगा उसका। दिस भी नो फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी उसी चैप्टर में पढ़ा था हमने कि मास परसेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने में। उसी को अगर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की गई है कार्बन और हाइड्रोजन से, जैसे कि क्वालिटेटिव में की गई थी। A known mass of an organic compound is burnt in the presence of excess of oxygen and copper oxide। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ भी यूज किया गया है। कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। एंड ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए जनरल, जो हाइड्रोकार्बन की कंबशन की होती है, ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी आई थिंक देख चुके हैं हम। कार्बन यहाँ पे बैलेंस करना आसान है, CHS, CXHY। तो CO2 जितने बनेगा उसका नंबर x ही होगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड इनकी कार्बन का नंबर सेम है। अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। इससे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो रिएक्टेंट में Y हाइड्रोजन है, तो Y/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही ये बना पाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम आधा ही वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन आते हैं। तो Y हाइड्रोजन एटम सिर्फ Y/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही बना पाएंगे। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते हैं। CO2 में जितने ऑक्सीजन हैं उसके लिए O2 उतने ही नंबर लगेगा, क्योंकि इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मॉलिक्यूल दोनों में ऑक्सीजन का नंबर सेम है, तो X लगेंगे O2 CO2 को बनाने में। और H2O को बनाने में जितने हमें ऑक्सीजन चाहिए उससे डबल हमारे पास अवेलेबल है O2 के लिए। तो अगर हमें H2O 1 बनाना है तो उसके लिए आधा ही O2 काफी रहेगा, क्योंकि वाटर में जितने ऑक्सीजन है उससे डबल है O2 में। तो Y/2 H2 अगर हमें बनाने हैं तो Y/4 से काम चल जाएगा O2 के लिए। सो दैट्स वाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा X + Y/4। सिर्फ इसी तरीके से ऐसी जनरल इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से, और फिर ऑक्सीजन के लिए हमें प्रोडक्ट से चेक करना होता है। सो यही तरीका है कार्बन और हाइड्रोजन को क्वांटिटेटिवली मेजर करने का, जैसा कि पीछे हमने किया था। ऑक्सीडेशन होगी कार्बन और हाइड्रोजन की। एंड यहाँ पे ये अपैरेटस पूरा बताया गया है। इससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। The mass of water produced is determined by passing the mixture through a weighed U-tube containing anhydrous calcium chloride। अब weighed U-tube इसलिए हमें चाहिए क्योंकि जो मास ऑफ वाटर बाद में ऐड होगा उससे पहले हमें U-tube का मास तो चाहिए ना, तभी एडेड मास हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड इसमें पाया जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मीन सूखा है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना मास ऐड होगा वही दैट वुड बी द मास ऑफ वाटर। कैल्शियम क्लोराइड और द हैलाइड्स क्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये डेलिक्वेशेंट होते हैं। ये हम ऑलरेडी एस ब्लॉक से जानते हैं। उसी चैप्टर से ये भी चीज हम जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो इसको ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। सो CO2 इज ऑब्जॉर्व्ड इन अनदर U-tube containing concentrated solution of potassium hydroxide. These tubes are connected in series. The increase in mass of calcium chloride and potassium hydroxide gives the amounts of water and carbon dioxide from which percentages of कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड। तो वही चीज जो मैं आपको बता रहा था। एंड ये सेम फॉर्मूला यूज होगा आगे सभी एलिमेंट्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन, जिसके लिए साइंटिस्ट के नेम पर 2 अलग से मेथड दिए हुए हैं, डूमास मेथड और जेल्डाल मेथड। इट वुड बी लाइक, पहले जिस एलिमेंट का हमें निकालना है ऊपर होगा उसका मोलर मास डिवाइड बाय जिस मॉलिक्यूल में हम मेजर कर रहे हैं मास, उस एलिमेंट का उसका मोलर मास।
एंड ऊपर होगा द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल डिवाइड बाय द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड होगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें निकालनी है, तो उसके लिए कार्बन का मोलर मास डिवाइड बाय दैट ऑफ CO2, क्योंकि CO2 में मेजर कर रहे हैं हम। एंड ऊपर होगा मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय दैट ऑफ वाटर एंड मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सेम फॉर्मूला हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा, इसलिए बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएगा ये, क्योंकि सभी के लिए रिपीट करेंगे इसको। नेक्स्ट इज एग्जांपल 12.20। कंप्लीट कंबशन पे दिस मच ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये इतना CO2 और इतना वाटर प्रोड्यूस होता है। आपको परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है आपको। मोलर मास और एग्जैक्टली कंपाउंड का भी एलिमेंट का भी आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 12/44 ये आपको CO2 का मास गिवन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मास गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी एंड 2/18 वुड बी फॉर हाइड्रोजन एंड वाटर का यहाँ पे मास गिवन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मास गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट वुड गिव द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट हमने सीख लिया यहाँ से। अब देखते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। फिगर 12.14 के ये वही प्रोसेस है जहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। वाटर और CO2 एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा रेस्पेक्टिवली यूट्यूब के अंदर। ये डायग्राम पूरी तरह से नहीं खुल रहा है, ये पेज ओपन नहीं हो रहा है सही से, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज मेथड फॉर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड दो मेथड्स हैं साइंटिस्ट के नेम पे, डूमास और जेल्डाल मेथड। पहला है डूमास मेथड। Here the organic compound is heated with copper oxide in atmosphere of CO2. It yields free nitrogen in addition to CO2 and water. Basically oxidation की जा रही है इस organic compound की। तो CO2 और H2O तो यहाँ पे फॉर्म ही होंगे, लेकिन ध्यान देने लायक बात है कि यहाँ पे जो एटमोसफेयर है वो ऑक्सीजन का नहीं लिया गया है, CO2 का लिया गया है, which is not a supporter of combustion that we know from previous chapter P block। ऐसा जरूरी है यहाँ पे, अगर आप ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर ले लेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रोजन N2 भी इसके ऑक्साइड में, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन चाहिए हमें, इसलिए जानबूझ के ऐसा ऑक्साइड लिया जाता है एटमॉस्फेयर जो कंबशन को यानी ऑक्सीडेशन को रोक दे एक स्टेज पे। तो CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगी हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। नाइट्रोजन की हमें देखनी है यहाँ पे, तो Z नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिए आपने, एक नाइट्रोजन से आधा N2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो Z से Z/2 N2 बनेंगे। एंड CO2 में जितने ऑक्सीजन हैं CuO में उससे हाफ है। तो CO2 बनाने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिएंगे, CO2 बनाने के लिए ये CuO का नंबर डबल चाहिएगा, तो 2x वुड बी रिक्वायर्ड CuO फॉर द फॉर्मेशन ऑफ x CO2। एंड जो वाटर में ऑक्सीजन है जितने उतने ही CuO में है, तो इसके बराबर लगेंगे, y/2 ही लगेंगे CuO के स्टोइकियोमेट्री। अब 2x + y/2 स्टोइकियोमेट्री होगी कॉपर की, यही आपको प्रोडक्ट्स में लिख देनी है एज इट इज। तो दैट्स हाउ स्टोइकियोमेट्री बैलेंस होगी इस रिएक्शन की। एंड इतना इंतजाम करने के बाद भी, एटमॉस्फेयर लेने के बाद भी CO2 का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन जरूर हो जाती है नाइट्रोजन की। तो सो द ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म्स इफ एनी आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसियस मिक्सचर ओवर द हीटेड कॉपर गोज। अब कॉपर एज अ मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, दिस ऑल ऑफ अस नो। तो रिड्यूस कर देगा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को इनटू N2 मॉलिक्यूल, तो इसका भी इंतजाम कर लिया जाता है आगे। द मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच एब्जॉर्ब्स CO2। तो CO2 भी रिमूव करनी है यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ N2 चाहिए, तो इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास किया जाता है ये मिक्सचर। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब। तो क्योंकि गैस होती है नाइट्रोजन, तो उड़ के ऊपर
ऊपर चली जाती है, अपर पार्ट में कलेक्ट की जाती है। एंड एक चीज जो मैं भूला नहीं हूँ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए, उसका आगे बताया गया है। आगे हम देखेंगे। यहाँ से आपको इतना समझना है कि वॉल्यूम हमें पता चल जाएगी यहाँ से नाइट्रोजन की N2 की, और प्रेशर भी। एंड इस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर तो हम जानते हैं, तो तीन चीजें हमारे पास आ जाएंगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP क्या होता है ये हम जानते हैं, 273 केल्विन एंड 760 mm ऑफ Hg ये होता है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 T1 इज टू P2 V2 T2। तो यहाँ पे V2 आ जाएगा इस फॉर्मूला से। P1 V1 और T1 ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, आपको क्वेश्चन में इनका मेंशन जरूर मिलेगा। अब यहाँ से जो जिस चीज की मैं बात कर रहा था, P1 इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड। वैल्यू ऑफ P1 इज obtained by the relation P1 would be atmospheric pressure minus aqueous tension। तो जहां पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं इन एक्वस फॉर्म ऑफ वेपर्स फॉर्म ऑफ कोर्स, क्योंकि कंबशन हो रहा है ना, बर्निंग, तो हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पे, वेपर्स की फॉर्म में उनका भी प्रेशर होगा। तो एग्जैक्ट नाइट्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स की वजह से एज अ होल जो प्रेशर वहां पे क्रिएट हो रहा है उसमें से माइनस करना होगा एक्वस टेंशन है। यहाँ से हमें एग्जैक्ट P1 फिर नाइट्रोजन का प्रेशर मिलेगा इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी क्वेश्चंस में आपको करनी है इस डूमास मेथड के अंडर। जो भी आपको प्रेशर गिवन होगा N2 का, उसके साथ एक्वस टेंशन भी गिवन होगी, तो एक्वस टेंशन माइनस करनी होगी टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर नाइट्रोजन N2। अब यहाँ से हमने निकाल ली वॉल्यूम STP पे, उसको अगर 22,400 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ये रिलेशन हम जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोलर मास से टू गेट द मास ऑफ नाइट्रोजन। एंड मास ऑफ नाइट्रोजन अगर आ गया तो उसको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज आ जाएगी। तो दिस इज द मेथड used inside Dumas method for the calculation of percentage of N2। एंड यहाँ पे गिवन है इसका डिस्क्रिप्शन, जो जो चीजें थ्योरी हमने पढ़ी हैं वही यहाँ पे बता दी गई हैं एज इट इज। The organic compound yields N2 gas on heating with CuO in presence of CO2 gas. A mixture of gases collected over KOH in which CO2 is absorbed and volume of N2 gas is determined। जी हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ N2 ही डिटरमाइन की जाती है STP कंडीशन पे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। और उस वॉल्यूम लेट्स से यहाँ पे V आई है, उसको 22,400 से अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उनको मोलर मास ऑफ 92 से मल्टीप्लाई करें 28 से तो हमारे पास मास आ जाएगा N2 दैट विल वे एट STP। अब मास ऑफ N2 आ गया तो उसको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M से अगर डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज ऑफ N2 आ जाएगी। दिन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज एग्जांपल 21, जहां पे डूमास मेथड के अंदर 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 50 ml ऑफ N2 दे रहा है 300 केल्विन टेम्परेचर और 715 mm प्रेशर पे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2 इसमें आपको निकालनी है और एक्वस टेंशन भी गिवन है। तो ये एक्वस टेंशन का सिंपल सा फंडा है डूमास मेथड के अंदर। अगर आपको गिवन है तो जो आपको प्रेशर गिवन है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो एग्जैक्ट N2 का प्रेशर आ जाएगा। नहीं गिवन है तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपको एक्वस टेंशन निकाल के एग्जैक्टली प्रेशर ही गिवन है N2 का। तो बहुत सिंपल है इसका फंडा। तो यहाँ से वही P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 से V2 आपको निकालना था, वॉल्यूम नाइट्रोजन एंड STP। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन ही हैं। यहाँ से एक्चुअल प्रेशर N2 का आ जाएगा 700 mm, 15 एक्वस टेंशन माइनस करके। एंड बाकी सारी वैल्यूज गिवन है तो इससे 41.9 ml वॉल्यूम आ जाएगी STP पे। अब इसको 22,400 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई कर दें तो मास वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। इसको डिवाइड करना होगा मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से एंड मल्टीप्लाई करना होगा 100 से टू गेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 17.46 आ रही है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कैलकुलेशंस आप खुद से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट इज जेल डाल मेथड। यहाँ पे द कंपाउंड
containing nitrogen is heated with concentrated sulfuric acid, nitrogen in the compound is converted to ammonium sulfate। अब सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन होता है सल्फेट SO4 2 माइनस एंड कैटायन जिसमें नाइट्रोजन होता है वो एक ही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, NH4 प्लस ही होता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड अमोनियम सल्फेट। अब इसको द रिजल्टिंग मिक्सचर acid mixture is heated with sodium hydroxide, the liberated ammonia gas is absorbed in excess of standard solution of sulfuric acid। बेसिकली दोबारा फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्ट किया जा रहा है, लेकिन इस टाइम NH3 को रिएक्ट कर रहा है, न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को। यहाँ से पर्पस सिर्फ इतना था, अमोनिया गैस हमें निकालनी थी, क्योंकि उसकी रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी उसकी स्टोइकियोमेट्री हम जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो एग्जैक्ट प्रपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन, ये तक हमें नहीं पता, इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, इसलिए ही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो रहा है ये। तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ से बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम जानते हैं कॉम्बिनेशन होता है अमोनिया और वाटर का। तो अमोनिया यहाँ से बन जाएगा, साथ में बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ये आगे रिएक्शन हम देखेंगे। तो अमोनिया जो हमें मिला दैट विल बी अगेन एब्जॉर्ब्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड by estimating the amount of sulfuric acid consumed in the reaction। It is done by estimating the unreacted sulfuric acid left after the absorption of ammonia by titrating it with the standard alkali solution। The difference between the initial amount of acid taken and that left after the reaction gives the amount of the acid reacted with ammonia। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना, क्योंकि उसमें एक ही नाइट्रोजन आता है NH3 में, तो वही वॉल्यूम होगी नाइट्रोजन की, जिससे फिर हम मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ ही जाएगा। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया यानी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हम यहाँ पता लगाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम से, क्योंकि उस रिएक्शन में NH3 और H2SO4 जहाँ कंबाइन कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट बनता है NH4 ट्वाइस SO4, तो उसमें 2 टाइम्स अमोनिया लगेगा, एक H2SO4 लगेगा, जितना सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है उसे डबल लग रहा है अमोनिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट हम यहाँ पता लगाते हैं उसके इनिशियल अमाउंट से, और जो बच गया अमोनिया के पास बाद रिएक्शन के बाद उनका जो डिफरेंस है उसे हमें पता लग जाएगा कि कितना लगा है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे फिर डबल होगा अमोनिया का वॉल्यूम, ऐसे हम पता लगाते हैं। अब इनिशियल तो हमने लिया ही था, ये तो हमें पता ही होगा, लेकिन बचा कितना ये हम पता लगाते हैं बाय रिएक्टिंग दिस लेफ्ट सल्फ्यूरिक एसिड विद स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड मींस उसकी वॉल्यूम हमें पता है, एंड जितना एल्कली के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का तो हमें पता लग जाएगा कितना बचा था। तो ऐसे बचा हुआ निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, और उससे वॉल्यूम अमोनिया मिल जाएगी। दिस इज द ऑल द मेथड प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस जेल-दाल मेथड। उसी की रिएक्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। फर्स्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें अमोनियम सल्फेट मिल जाता है, इसकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया प्लस वाटर, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी दोबारा रिएक्शन होगी H2SO4 से टू गेट अमोनियम सल्फेट अगेन, एंड यहाँ देखिए इस रिएक्शन में जितना अमोनिया वॉल्यूम है उससे आधी है H2SO4 की, उल्टा कह सकते हैं जितनी H2SO4 की उससे डबल है अमोनिया की। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसमें यूटिलाइज होगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। आगे इसका बहुत लंबा मेथड गिवन है, पूरा प्रोसेस है जिससे ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। आपको इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से इसको समझा दूंगा। पहले ये फिगर देख लेते हैं, इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ ली। Nitrogen containing compound is treated with concentrated H2SO4 to get ammonium sulfate which liberates ammonia treating with NaOH। ammonia is absorbed in non volume of the stranded acid। तो वही बातें यहाँ पे रिपीट की गई हैं। अब देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे आया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100, सिर्फ इतना ही होता है। अब मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई
मोलर मास। अभी 14 तो यहाँ पे मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अब नंबर मोल्स होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, कैपिटल एम इंटू वी, ये आ गई मोलैरिटी। अब वॉल्यूम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी अमोनिया की होगी, तो ये 2 इंटू समथिंग वॉल्यूम ये अमोनिया की है। अब देख लेते हैं अमोनिया की वॉल्यूम कैसे है। ये V यहाँ पे वॉल्यूम है H2SO4 की, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। अब इसकी आपने देखा रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें से कंज्यूम कर लिया जाएगा कुछ अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, लेकिन कितना किया जाएगा। V1 यहाँ पे वॉल्यूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, H2SO4 में 2H प्लस आते हैं यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ एक ही OH माइनस आता है, तो आधे को ये कंज्यूम कर पाएगा वॉल्यूम को H2SO4 की, इसलिए V1/2 माइनस किया गया है द फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द H2SO4। ये बच गया H2SO4। अब ये जितना बचा है उससे डबल वॉल्यूम हमारे पास होनी चाहिए अमोनिया की, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो दैट्स हाउ वी गेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करो मोलर मास से तो मास आ जाएगा, मास डिवाइड बाय द मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये 1000 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सब जगह वॉल्यूम हमने ली है ml में, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तभी हमें स्टैंडर्ड लीटर में वॉल्यूम मिलेगी। एंड इसी को आगे डिवीजन किया गया टू गेट 1.4। तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला यहाँ पे आया कैसे है। ये पूरा प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है आपको, हमने एग्जैक्टली समझ लिया है कैसे डिराइव हुआ है। इसकी सीधे सीधे जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको पेपर में। एक दूसरा मेथड है जो कि आगे क्वेश्चन इस एग्जाम्पल की फॉर्म में इलस्ट्रेट किया गया है, वो ज़्यादा यूजफुल है, आसान है, इस फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैंने बता दिया कैसे ये आया है सो दैट ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो अब अटके ना इस पे आप। जेलदाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग सच एज पाइरिडीन, as nitrogen of these compound does not change to ammonium sulfate under these conditions। तो इन कंपाउंड्स पे जेल डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखने हैं एग्जैक्टली आपको ये। एजो आप एक देखने वाले हैं ये कंपाउंड नाइट्रोजन का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो 13 चैप्टर आई थिंक क्लास 12 केमिस्ट्री का वहाँ पे आएगा। तो इसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है जो तोड़ना बहुत मुश्किल है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए आप याद रखिए इससे फ्री नाइट्रोजन मिलके अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एजो ग्रुप का यहाँ से आपको याद रखना है। एंड एजो और नाइट्रो ये दोनों पीछे से सिमिलर साउंड करते हैं, तो इसके साथ आपको नाइट्रो भी याद रखना है। और पाइरिडीन तो हम इसी चैप्टर में देख आए, इसकी स्ट्रक्चर रिंग के अंदर होता है और एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी स्टेबल होता है ये, तो स्टेबल है तो अगेन इसको रिएक्ट करवाया नहीं जा सकता, इससे नाइट्रोजन निकाला नहीं जा सकता टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट, ये भी जेलडाल मेथड में यूज नहीं किया जा सकता। तो सेपरेटली ये तीनों सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से कंपाउंड के ऊपर जेलडाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। अब एग्जांपल 22 है बेस्ड ऑन जेलडाल मेथड। अमोनिया यहाँ पे इवॉल्व हुई है फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। अमोनिया ने कितना H2SO4 न्यूट्रलाइज करा है ये आपको बताया है, इससे आप वॉल्यूम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अमोनिया की डबल होगी। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको 10 ml कंज्यूम हुआ दिया है H2SO4 क्वेश्चन में, तो अमाउंट ऑफ अमोनिया जो लगेगा यहाँ पे वुड बी 20 ml, इसका डबल। एंड 1000 ml ऑफ 1 मोलर अमोनिया कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कहाँ से आया, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन से आया। आपको मोलैरिटी गिवन है यहाँ पे H2SO4 की, वही मोलैरिटी अमोनिया की होगी 1 मोलर, एंड 1 मोलर का मतलब है 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर मीन 1000 ml, तो 1 मोलर से 1 मोल आपको ध्यान आएगा। एंड 1 मोल नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, सो 1000 ml ऑफ अमोनिया विल गिव 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 20 ml क्या देगा, 14 डिवाइड बाय 1000 इंटू 20, दिस इज फ्रॉम यूनिटरी मेथड। यहाँ से आपको अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा ये 14 इंटू 20 डिवाइड बाई 1000, इसको अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 0.5 आपको गिवन है इससे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन टू बी 56%। अब यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था सिंपल मेथड है
एंड यहाँ पे अगर आपको गिवन है मोलैरिटी ऑफ द एसिड एंड वॉल्यूम, एक मोलर मोलैरिटी गिवन है, तो सीधे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पूरी प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है। 1.4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, जो कि H2SO4 से हम निकाल लेंगे, डिवाइड बाई द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधे ये परसेंटेज का फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं अगर मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर आपको। लेकिन अगर मोलैरिटी 1 मोलर नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो वो इन डेप्थ वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। वो भी कैसे लर्न करना है मैंने आपको अभी बता दिया, मुझे याद हो गया यहाँ से। 14 मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू वी माइनस V1/2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई स्मॉल एम, यानी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर एक एक चीज उसमें कैसे आई है या आपको पता है तो याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो इन डेप्थ वाला फॉर्मूला भी। एंड यूजुअली वो पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैलकुलेशन में आती है, जो कि यूजुअली मेंशन नहीं होता, लेकिन याद जरूर से होना चाहिए आपको क्योंकि थ्योरी का पार्ट है वो। नेक्स्ट इज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस, एंड इसको कैरियस मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो ट्यूब इन्वॉल्व होती है, इट इज कॉल्ड कैरियस ट्यूब। अब ये होती है कैपिलरी ट्यूब, इससे आप याद रख सकते हैं, कैपिलरी में Ca आता है पहले और कैरियस में भी Ca, तो कैपिलरी ट्यूब है ये तो दिख ही रही है, कैरियस ट्यूब होगी ये, इस ऐसे आपको याद हो जाएगा। एंड इसलिए इस मेथड को कैरियस मेथड बोलते हैं। नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेन्ड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब, जिसको कैरियस ट्यूब बोलते हैं। तो वो ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जो कि हेलोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वही सिल्वर नाइट्रेट यहाँ यूज होगा क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हेलोजेंस की। अगेन हलाइड बनेगा, सिल्वर हलाइड यहाँ पे भी। Carbon and hydrogen present in the compound are oxidized to CO2 and water. Halogen forms silver halide। तो यहाँ पे जो मेन चीज है, जो हमारे मेन फॉर्मूला में यूज होने वाली है, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे सिल्वर हलाइड का होगा। इसका हमें लेना है मोलर मास, जिसको डिवाइड करना है फ्रॉम द मोलर मास ऑफ द हेलोजन इटसेल्फ। मेन फॉर्मूला में जो चीज हमने देखी थी, बस वही चीज यहाँ पे रिपीट होनी है। परसेंटेज ऑफ हेलोजन वुड बी एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, यानी इट्स मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द इट्स मॉलिक्यूल, जिससे हमें लिया है हलाइड। मास ऑफ दिस AgX सिल्वर हलाइड, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे भी रिपीट हुआ है वही, एंड उसी की बेसिस पे ये अगला एग्जांपल है, एग्जांपल 23। कैरियस मेथड में 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है, 80 होता है। यहाँ से आपको इसका बेसिकली इनका मोलर मास गिवन भी होगा, जो बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं एटॉमिक नंबर, जिनका जो थोड़े हैं उनका नहीं गिवन होगा। बेसिकली ब्रोमीन का तो आप निकाल भी सकते हैं हेलोजेंस में, जो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और उसके 5th ग्रुप में आता है पी ब्लॉक के हेलोजन से, तो ब्रोमीन का 35 होगा, 35 का डबल 70 आ रहा है। तो एग्जैक्टली डबल जिनका नहीं होता उनका आपको गिवन होता है, इसका एग्जैक्टली डबल नहीं है, 80 है, 70 से 10 ज्यादा, तो इसका गिवन होगा डेफिनेटली आपको। तो 80 इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। AgBr का मॉलिक्यूलर मास है 188, इसको इससे डिवाइड करना होगा। मास ऑफ AgBr डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आपको मिल जाएगा 34 के आसपास। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर सल्फर। यहाँ पे जो कंपाउंड है इट वुड बी बैरियम सल्फेट। नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन carriers tube with sodium peroxide or fuming nitric acid. Sulfur present in the compound is oxidized to sulfuric acid. It is precipitated as barium sulfate by adding barium chloride in the solution in the water. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ना भी पता होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से सिर्फ इतना ध्यान रखना कि बैरियम सल्फेट इज द वन मॉलिक्यूल जिससे हमें सल्फर की परसेंटेज निकालनी है यहाँ से। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 डिवाइड बाय दैट ऑफ बैरियम सल्फेट 233 गिवन होगा, जो कि आपको बैरियम सल्फेट
का मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस वुड गिव द परसेंटेज ऑफ सल्फर। इसी के ऊपर नेक्स्ट 24th एग्जांपल आपको गिवन है, सल्फर एस्टिमेशन, इन सल्फर एस्टिमेशन दैट मच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव दिस मच ऑफ बैरियम सल्फेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो बैरियम सल्फेट का अमाउंट आपको गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का गिवन है, और जो बाकी दोनों चीजें यहाँ नहीं गिवन है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी, बैरियम का एटॉमिक मास और बैरियम सल्फेट का। बैरियम का अगर गिवन है तो सल्फेट का तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन इन सब का निकाला जा सकता है, डबल के आसपास होता है। तो 32 होता है सल्फर का, और बैरियम सल्फेट का 233 हम देख चुके हैं। ये आपको बैरियम सल्फेट BaSO4 का मास गिवन था, डिवाइड बाय द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट वुड गिव द परसेंटेज ऑफ सल्फर। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज फॉर phosphorus, known mass of organic compound is heated with nitric acid whereupon phosphorus is oxidized to phosphoric acid, just as we did in the qualitative analysis for phosphorus. It is precipitated as ammonium phosphomolybdate by adding ammonia and ammonium molybdate। तो यहाँ पे भी इसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट की, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट की। इसी का आपको मोलिकुलर मास चाहिए होगा फोस्फोरस का परसेंटेज निकालने के लिए। अल्टरनेट मेथड भी है इसका, दोनों आपको गिवन है। फोस्फोरिक एसिड में बी प्रेसिपिटेटेड एज MgNH4PO4 बाय एडिंग मैग्नीशिया मिक्सचर विच ऑन इग्निशन यील्ड्स Mg2P2O7। तो ये जो कंपाउंड आपको गिवन है, इसको बर्न करने पे, जलाने पे, इग्निशन पे ये Mg2 वाला कंपाउंड बन जाता है। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, मैग्नीशियम मिक्सचर ऐड करने पे ये बनता है। एंड इसका फॉर्मूला याद रखना भी आसान है, इसमें एनायन की फॉर्म में फोस्फेट आपको गिवन है जो कि होता है PO4 3-, तो 3+ हमें चाहिए कैटायंस में, Mg देगा 2+ और NH4 देगा प्लस, तो ऐसे इसका फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। अब इसको जब जलाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा। अब इसको पहले आपको डबल करना है, फिर इससे वाटर निकाल देना है। डबल करेंगे तो Mg2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O8 हो जाएगा। वाटर निकल गया, उसके साथ नाइट्रोजन भी निकल जाएगा, डबल करें तो N2 हो जाएगा ना N का, तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ O8 था ना, लेकिन यहाँ पे तो O7 आ रहा है आगे फॉर्मूला में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर के साथ भी तो एक निकल जाएगा ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में, तो Mg2P2O7 इस तरह से इग्निशन पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा। एंड ये आपको याद रखना है, इसका आई थिंक आपको ना भी गिवन हो मोलर मास, क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम हो चाहे फोस्फोरस हो चाहे ऑक्सीजन, ये ऐसे हैं जिनका डबल करने के बाद निकाला जा सकता है एटॉमिक नंबर से ही, एटॉमिक मास। जैसे मैग्नीशियम 12 होता है तो इसका 24 के आसपास होगा, फोस्फोरस 15 तो इसका 31 होता है डबल, ऑक्सीजन का तो 16 होता ही है। तो इसलिए ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ना भी मेंशन हो इसका मोलर मास। एंड जो दूसरे वाला है उसका ज़रूर मेंशन होगा, क्योंकि इसमें मोलिब्डेनम वगैरह आते हैं जो कि काफ़ी बड़ा एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। तो देखिए A1877 ये ज़रूर गिवन होगा आपको पहले के केस में, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट के केस में। तो 31 होता है फोस्फोरस का, एंड यहाँ पे ये गिवन है फॉर अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट। M1 is the mass of this whole compound, ammonium phosphomolybdate divided by the mass of the organic compound। M1 किसका है? जी हाँ, इसी का है, मोलिब्डेट वाले कंपाउंड का। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हमारे पास आ जाएगा। सेम फॉर्मूला वी आर रिपीटिंग हेयर। एंड 62 लेना होगा हमें दूसरे के केस में, क्योंकि यहाँ पे P2 आ रहा है, फॉस्फोरस ट्वाइस आ रहा है इस फॉर्मूला में। एंड इसका मोलर मास है 222। इसका ऊपर गिवन होगा मास आपको डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आ जाएगी। सेकंड वाले का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये 222 आप निकाल भी सकते हैं, इसलिए ना भी गिवन हो, लेकिन फर्स्ट वाले का जरूर गिवन होगा आपको A187।
0.77 ग्राम्स। सो यहाँ फॉस्फोरस का कंप्लीट हो जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन है, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट वन है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंटेज कंपोजिशन एंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो इनडायरेक्ट मेथड से यूजुअली निकाला जाता है ऑक्सीजन का टोटल परसेंटेज से बाकी सारे एलिमेंट की परसेंटेज माइनस कर दी जाती है, तो जितना ऑक्सीजन उसमें है उसकी परसेंटेज आ जाती है। हाउ एवर ऑक्सीजन कैन बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली आल्सो। यहाँ पे पूरा बड़ा उसका मेथड गिवन है जिसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ वही एक चीज फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा परसेंटेज वाला, जो कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे 32 और 88 लिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से फाइंड करना है मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से करना था। तो इन दोनों को काट सकते हैं आप, 2 से 16, 32 से 16 आ जाएगा, 88 से 44 आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास CO2 का होता है 44 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 डिवाइड बाई 44 एंड M1 वुड बी द मास ऑफ CO2, M वुड बी द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिवाइड करेंगे से मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो 16 और 44 की टर्म्स में कर सकते हैं, जो कि शुरुआत से हम करते आ रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए, यही फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं। प्रेजेंटली द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेज एंड ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। Elements carbon, hydrogen and nitrogen present in compound are determined by apparatus known as CHN elemental analyzer। CHN again इन तीनों एलिमेंट को डिनोट करता है। एलिमेंटल एनालाइजर मीन्स इनका अमाउंट कितना है, इनका डेटर्मिनेशन इस अपैरेटस से हो सकता है। तो क्वाइट ऑब्वियस, इसके नाम से पता लग रहा है क्या करेगा ये। इट रिक्वायर्स ओनली अ वेरी स्मॉल amount of the substance 1 to 3 milligrams and displays the values on screen within a short time। तो ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, तो एडवांस होगी तो इसलिए कम टाइम लगेगा इसमें। एंड यहाँ पे माइक्रो क्वांटिटीज लिखी गई हैं कि सब्सटेंसेस की रिक्वायर्ड होती हैं, तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होगा, जी नहीं, मिलीग्राम में है। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है 1 से 3 मिलीग्राम होनी चाहिए इसका अमाउंट। एंड ये आप अगेन वैसे वहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे TLC की थिकनेस हमने याद रखी थी मिलीमीटर में होनी चाहिए थी, MM में, वहीं से मिलीग्राम याद रख लीजिए कि यहाँ पे इसका अमाउंट हमें इन नंबर्स में होना चाहिए, इस मैग्नीट्यूड में। अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दिस apparatus एंड सच मेथड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। तो गिवन ही नहीं है आपको, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए यहाँ से कि इसका नाम कैसे एसोसिएटेड है फ्रॉम द फंक्शन इट परफॉर्म्स। एंड दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हमें कुछ इसके